हम पढ़े थे? धातुओं के बारे में बताओ भाई, पॉइंट नोट किए थे किसी ने? हाँ, धातु चमकदार होती है और हाँ, चद्दर के रूप में ढालना है, पीठ के चद्दर के रूप में ढालने को क्या कहा जाता है? आघात पर्दे होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था? तन्य होते हैं। तन्य मतलब उनको तार की तरह खींच के बड़ा बनाया जा सकता है। और धातुएं जो होती है उसमें आगे सुचालक होती हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं और कठोर होते हैं, बिल्कुल सही। और कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। हाँ, धातुओं का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। घनत्व जो है, डेंसिटी इनकी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, ध्वनि जो है किसी भी जो है कठोर सतह से टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा गिटार, इनका उपयोग उसी लिए किया जाता है। गिटार हो गया, घंटी हो गई, और भी वाद्य यंत्र जो ऐसे बजने वाले हैं, वीणा वगैरह होगा, उसमें इन्हीं धातुओं के तार का प्रयोग किया जाता है। आज पढ़ेंगे हम क्या? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, कि धातुओं और धातुएं जो है रासायनिक रूप से किस तरीके से क्रिया करती हैं। तो यहाँ पर देखो रासायनिक गुणधर्म जो है आप हेडिंग डाल देना। इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। धातुएं जो होती हैं अलग अलग, उनके जो है रासायनिक गुण जो है उनके अलग अलग दिखाई देते हैं। और जैसे 1, 2, 3 यानी कि हम 3 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो रासायनिक गुणधर्म है। तो यहाँ पहला रासायनिक जो गुणधर्म है उसके अनुसार जो है जो धातुएं होती हैं वो उनका जो है अगर उनको हवा में ले जाते हैं तो उनका दहन होता है, ठीक है। तो धातुओं का दहन जब होता है तो यानी धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड जो है वो बनाती हैं। ये धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय है तो क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की प्रबलता धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है, जो कितने अभिक्रियाशील है। जो जितना अभिक्रियाशील होगा उतना ही उतना प्रबल होगा। अत्यधिक अभिक्रियाशील है तो सामान्य ताप पर मतलब जो है क्रिया करेंगे। कम अभिक्रियाशील है तो गर्म करना पड़ेगा उनको क्रिया करने के लिए। और अन्य जो धातु है तो अधिक ताप पर वो अभिक्रिया करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसी तरीके से अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का ऑक्सीजन में दहन करने पर जो सामान्य ताप पर हो जाता है पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये पोटेशियम हो गया, वो सोडियम हो गया। तो पोटेशियम और सोडियम इतने अभिक्रियाशील होते हैं कि सामान्य ताप पर जो है वो वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं, इसलिए वो खुला नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें आग लग जाएगी अगर तो वातावरण में खुला छोड़े। तो इसके लिए सुरक्षित रखने के लिए और कोई ऐसी घटना ना होने पाए, आग वगैरह ना होने पाए, लगने पाए, तो उसमें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में इनको डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट था। धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाए और लेकिन धातु के कुछ ऑक्साइड जो रहते हैं तो जल में घुल जाते हैं और उन्हें जो है क्षार के रूप में जाना जाता है। सोडियम जैसे जो ऑक्साइड बन गया हमारा तो वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो सोडियम जो है ऑक्साइड जब बन गया ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड बना। वो फिर जल के साथ या पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि घुलनशील है, ठीक है। तो घुल जाता है उसमें पानी में और क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में जाना जाता है। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ध्यान देना, मैग्नीशियम जो है वो सामान्य ताप पर जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जो धातु होती है वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और वायु में तीव्र ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ ये जो है वो जलता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलता है। और जब ये जलता है तब कौन सा बनता है? क्षारीय ऑक्साइड बनता है, जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? सफेद।
ये तो हो गई मैग्नीशियम की अभिक्रिया। सोडियम और पोटेशियम की तुलना में जो है ये जो है कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये बन गया ऑक्साइड, अब पानी में इसको बोला जा रहा है कि घुलनशील है और घुल जाएगा और विलयन जो बनाएगा वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगर हम बात करेंगे कहते हैं एल्यूमिनियम की, तो वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। हर चीज अपना ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की अब अगर इसी तरीके से कुछ धातु ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, और कुछ तो ऐसे तो दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और पानी। ठीक है, तो ये जो धातु ऑक्साइड है, ठीक है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेंगे और क्षार के साथ, दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, चाहे अम्ल के साथ अभिक्रिया करें चाहे क्षार के साथ अभिक्रिया करें, जो धातु ऑक्साइड रहेंगे वो लवण और पानी बनाएंगे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर ले रहे हैं, क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर ले रहे हैं, और इनको क्या कहा जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रासायनिक गुण नंबर 1। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ये कहलाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। अब अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन ये है, कॉपर हो गया, तो ये अत्यधिक ताप पर भी वायु में नहीं जलते हैं। ऑक्सीजन के साथ जो है वो कॉपर की अभिक्रिया जो होती है आयरन की तुलना में कम आसानी से होती है। चांदी और सोने की अगर हम बात करें तो ये उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए जो है इनसे भी कम अभिक्रियाशील है उनकी तुलना में। अब रासायनिक गुणधर्म नंबर दूसरे की बात करें कि रासायनिक गुणधर्म और क्या हो सकते हैं धातुओं के, तो ये जल के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता जब हम बात करें कैसे अभिक्रिया करेंगे, तो जब धातुएं जो हैं वो जल के साथ में अभिक्रिया जब करती हैं तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन बनाती हैं। ठीक है, बुक पे दिया हुआ ये सारे बिंदु अलग अलग से दिए गए हैं कि अगर जल के साथ धातु अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, अब धातु ऑक्साइड, अब ये बन गया धातु ऑक्साइड, फिर से जल के साथ में है अभिक्रिया कर रहे हैं तो घुल जाएंगे और धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन सभी धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु वास्तव में होता क्या है कि धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके कुछ धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। तो उसके अगर हम बात करें कि अभिक्रियाशीलता की तीव्रता जो है वो धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है कि वो धातु कितनी अभिक्रियाशील है। अगर हम धातु की अभिक्रियाशीलता की बात करें तो यहाँ पर कुछ धातुएं जो होती हैं वो जो अभिक्रियाशील ज़्यादा होगी, कुछ धातुएं क्या होंगी, कम अभिक्रियाशील होगी। तो जो अभिक्रियाशील देखो, कुछ धातुएं जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी वो ठंडे पानी के साथ ही अभिक्रिया कर लेंगे। जो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है तो जल्दी से ठंडे पानी से ही के साथ ही कर लेगा अभिक्रिया। जो जल्दी घुलने वाला होगा घुल जाएगा जल्दी से। ठीक, अब कुछ ऐसे होते नहीं घुल रहे लेकिन उनको गर्म कर देते हैं तो घुल जाते हैं। तो कुछ के लिए क्या चाहिए, पानी जो है अगर हम गर्म कर देंगे तो उसमें वो धातु डालेंगे तो तब वो अभिक्रिया करें। जो अगर कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं क्रियाशीलता उनकी इस तरीके से होती है। कुछ ऐसी होती है कि ये गर्म करने का काम नहीं चलेगा, उनको भाप चाहिए, मतलब एकदम खौलता वाला चाहिए है। ठीक है, यानी भाप के रूप में जब हो जाएगा तब वो धातुएं जो है वो अभिक्रिया करेगी। तो इस प्रकार से जो है धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है वो अलग अलग होती है। कुछ ऐसी भी होती है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कठोर होती हैं। अब धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म होगा पानी और ठंडा पानी होगा और क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। पानी में क्या होता है, H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगी और उसका ऑक्साइड बना देगी। धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी तो भी वही बनाएंगी। पोटेशियम जो है ठंडे पानी के साथ जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो आपकी निकलेगी। अगर हम इसी तरीके से सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करेगा। अब यहाँ पर ये दोनों ठंडे ही पानी के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और साथ ही साथ क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा भी कुछ न कुछ निकलेगी, गर्म होगा। वो जो भी आपका
हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है तुरंत उसकी जो टेम्परेचर आप देखेंगे थोड़ा सा गर्म उसके जो छू के देखेंगे बाहर उसकी दीवारों पे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। तो यहाँ पर ये इतनी तेज तथा उष्मा इतनी तेज तथा उष्मा छेपी होती है कि इससे जो निकल रही हाइड्रोजन है वो जलने लगती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, कैल्शियम अगर हम बात करें वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो पानी के साथ अभिक्रिया तो समझ में आ गई सबको कि पानी के साथ अगर ये इसमें ये कैल्शियम का अलग है। जनरली क्या होता है जो भी धातुएं हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ऑक्साइड बनाएंगी। पानी में क्या होता है H2O होता है, तो O जो है वो धातु के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, धातु का ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। लेकिन अगर कैल्शियम की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर जो है कैल्शियम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर जो ऊष्मा निकल रही है वो हाइड्रोजन को प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है, तब हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील नहीं होगी। मैग्नीशियम जो है प्रज्वलित होने के लिए जो है वो पर्याप्त नहीं होती, जो ऊष्मा से निकल रही होती है। जो मैग्नीशियम है वो शीतल जल के साथ ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम जो है हमेशा गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग धातुओं की हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म पानी के साथ जो है, ना ही ठंडे के साथ, ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है, बल्कि किसके साथ अभिक्रिया करती है, भाप के साथ। ठीक है, भाप के साथ बनेगा वही बेटा। भाप में भी होता क्या है, पानी होता है ना। जब पानी होता है तो वो जरूर क्या होगा, पानी के हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। पानी का फार्मूला क्या होता है H2O। ठीक, O जो रहता है हमेशा धातु के ऑक्साइड के साथ धातु के साथ जुड़ के क्या बना देता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, हमेशा धातु ऑक्साइड वो जुड़ गया है और उसके बाद जुड़ गया और हाइड्रोजन जो बचा वो अलग गैस के रूप में निकल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो ये जो है वो भाप पर जो है अभिक्रिया करती हैं और धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। तो इस प्रकार से जो है भाप के साथ अभिक्रिया की प्रबलता के आधार पर उनका घटता क्रम जो है ये है। पहले मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो है क्या है बड़ा एल्युमिनियम। अब तीसरा गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या है धातुओं का, तो तनु अम्लों के साथ जो है धातुओं की अभिक्रिया कैसे करती हैं। अब तनु अम्ल जो है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ना, अम्ल में जनरली हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, H2SO4 अम्ल के रूप में लेते हैं। तो इनके साथ ये किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, तनु अम्ल। तो धातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण बना देंगी और हाइड्रोजन गैस बना देंगी, संगत लवण बना देंगी और हाइड्रोजन गैस। तो क्या सभी धातुएं इस तरीके से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं अलग अलग तरीके से अभिक्रिया करती हैं। तो यहाँ पर धातुएं जो रहती हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जो भी बनाएंगे हाइड्रोजन गैस तो पक्का बनाएंगे, हाइड्रोजन जो है वो बनेगी। कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, ये क्या होती है, ये ध्यान दो, ये जो तनु अम्ल में डालेंगे उनके साथ अभिक्रिया जब होगी तो ये हाइड्रोजन, अब हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन निकलती है ना, अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है उसमें निकलती है। मगर जो ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे कॉपर हो गया, चांदी है, सोना है ना, सोना, चांदी, कॉपर, ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करती है जब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। ठीक है, तो और सभी धातुएं भी जो होती हैं, ऐसा नहीं कि सभी धातुएं अम्लों के साथ में या तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करें। तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया की प्रबलता उसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है, कौन कितना ज़्यादा रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील है। तो हम जैसे मान लीजिए धातु है, कोई भी धातु है उसमें हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जनरली हम अम्ल में यही दो ही लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं या तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक लेते हैं। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, HCl। ठीक है, तो HCl होता है, यानी इसमें H दिख रहा है, H दिख रहा है तो हाइड्रोजन के रूप
से अलग हो जाएगा और Cl धातु के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, धातु का क्लोराइड बना देगा। ठीक है, धातु का क्या बना देगा, क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसका फार्मूला क्या है, HCl। अब HCl है, दो चीजें H है और Cl, तो Cl जो रहेगा धातु के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा आपका, धातु का क्लोराइड बना देगा। ठीक है, Cl लगाया तो Cl को क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्लोराइड, धातु का क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H जो है, जो बचा हुआ H है वो अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो गई। जैसे अब सोडियम धातु की बात करें, सोडियम जो है सॉलिड के रूप में है और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया, HCl क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर ये हमें पता है कि वो जो धातु ली है उसका क्लोराइड बनाएगा। धातु क्या है हमारी, सोडियम। धातु क्या है, सोडियम। सोडियम का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड। जो भी धातु का नाम होगा उसके आगे क्लोराइड जुड़ जाएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये धातु का क्लोराइड बन गया। अब हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन जो है वो गैस निकलती है, तो यहाँ पर H2 हो गया। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है, खाली H नहीं होता, तो यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। जब हमने यहाँ पर 2 लगा दिया तो हमारे Cl कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 Cl हो गए। अब यहाँ Na तो हमारा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। क्लोराइड 2 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब जब 2 लगा दिया तो सोडियम कितने हो गए, 2। यहाँ पर भी हमको सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई आपकी धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। सोडियम की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया हो गई। अत्यधिक तेज जो है वो अभिक्रिया होती है, तुरंत और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करें हम, तो मैग्नीशियम में भी यही होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बन रहा है, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर जो जुड़ रहा है उसकी बैलेंसी जो है दूसरी तरफ आती है और क्लोरीन की इसके साथ आती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की 1 होती है तो यहाँ Mg आएगा और मैग्नीशियम की जो 2 होती है वो उसके साथ में आएगा। इसके पहले क्या था, NaCl था, क्योंकि सोडियम की बैलेंसी 1, क्लोरीन की 1। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड जब बनेगा तब दोनों उसका फार्मूला NaCl होगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl। ये मत सोचना कि मैम उसमें तो आपने NaCl बताया था, इसमें MgCl क्यों बता रही हैं, यहाँ पर 2 क्यों लगा दी हैं। तो वो जो ये फार्मूला बनता है वो जो उसकी बैलेंसी होती है नीचे लिखी जाती है और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Mg की बैलेंसी 2 है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्लोराइड के साथ में 2 Cl आ जाएगा, है ना, Cl2 आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस होगी। मैग्नीशियम जो है तेजी से अभिक्रिया करता है। अब एल्यूमिनियम की बात करें हम, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है, सब में यही रहेगा, जो भी धातु उसका क्लोराइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 आपको पता ही है। अब यहाँ पर ये एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, तो ये इसका 3 इसके साथ आ जाएगा, इसका 1 इसके साथ है, तो उसमें 1 तो लिखा नहीं जाएगा, तो AlCl3 इसका फार्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। एल्यूमिनियम जो है तो धीमी, इन दोनों की अभिक्रिया जो होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड करेगा। और जब इनकी तेज गति से अब जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक भी इसी तरीके से आप समझ में आ गया होगा, जिंक अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये कई जो है अलग अलग एग्जाम्पल देके बताया गया है, ये आप कैसे बन रहा है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से है ये यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल करके एक सॉल्यूशन के रूप में दिया गया। एल्यूमिनियम की अभिक्रिया की तुलना में ये जो है जिंक जो है कम तेजी से अभिक्रिया करता है। इसी तरीके से और उदाहरण दिए गए हैं, आयरन का दिया गया
HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो कुछ भी आ सकता है कि इसकी क्लोराइड धातुओं की जो है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बताइए या पर्टिकुलर धातु दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभिक्रियाशीलता जो है किस तरीके से है, यह मैग्नीशियम तो यहाँ पर कॉपर का ध्यान रखिएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, कॉपर। अब यहाँ पर जो है इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है, तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम, फिर जिंक है, फिर आयरन। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, देखो 3 चीजें हमने पढ़ी, धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं तो भी धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म के बारे में, है ना, कि धातुएं किस तरीके से रसायनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। समझ में आया सबको? ये आज आपका होमवर्क है, इसको जाके कॉपी में नोट कर लीजिएगा।